लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। कि मुख्यमंत्री के पास नली और गली की सूचना शिकायत आए, थानेदार एफआईआर नहीं कर रहा है, पैसा मांग रहा है और डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है और सीओ पैसा मांग रहा है, कर्मचारी पैसा मांग रहा है। ये शिकायत अगर मुख्यमंत्री के लिए आए तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। सरकार का पूरा तंत्र बना हुआ है, मुख्यमंत्री इसके लिए नहीं बैठा हुआ है कि वो सीओ को पकड़े और थानेदार को टाइट करे। नीचे का तंत्र फेल हो गया है। इसका मतलब मुख्यमंत्री के पास तक ऐसी शिकायतें आ रही हैं, इसका मतलब कि आपका पूरा तंत्र फेल हो गया है, फ्लॉप जिसको कहते हैं। पूरा तंत्र फ्लॉप है, क्योंकि नीचे से लेकर के पंचायत से लेकर के और सचिवालय तक पूरा तंत्र एक बना हुआ है, नेटवर्क है, चेन है अफसरशाही का। क्या बिहार में सुशासन है? बिहार सरकार यह दावा करती है कि बिहार में सुशासन है, लेकिन विपक्ष कुछ और ही बात कहता है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज जिस मुद्दे पर हम विचार करने वाले हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर हैं, जो ये बताएंगे कि बिहार में क्या सच में सुशासन है जिसका दावा नीतीश सरकार करती है, या फिर जो विपक्ष कहता है कि नहीं बिहार में जंगल राज है, या फिर इन दोनों के बीच की बात है। इन सभी मुद्दों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर। सर, बिहार में क्या सच में सुशासन है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों पक्ष जो कह रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, दोनों की बातों में सच्चाई नहीं है। दोनों अपने अपने दावों को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम करें, ये विपक्ष की मंशा है, और विपक्ष को नीचा दिखाएं, ये सरकार की मंशा है। तो सच इनके बीच कहीं है। ये जरूर है कि नीतीश कुमार की मंशा ठीक है, वो चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, राज्य का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो और काम तेजी से हो। मगर सबसे दुख की बात यह है कि नौकरशाही उनका साथ नहीं दे। अब सर आते हैं वापस सुशासन के मुद्दे पर। कैसे इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? बिहार के जो सरकार है वो कहती है कि सुशासन बिहार में कायम है, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या क्या उदाहरण देकर बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें मैंने एकत्र की हैं जो मीडिया में आई हुई हैं, कोई ये मौलिक खोज नहीं है, ये लगातार अखबारों में छप रहा है, चैनलों पे दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव के 2 महीना पहले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल जो बना है बैरिया में, पटना के बैरिया में, और कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक बस स्टैंड है और वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं हैं, एकदम हाईटेक बस स्टॉप है, वो बस स्टैंड है। वहाँ गेस्ट हाउस होंगे, वहाँ थिएटर होंगे, वहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, तमाम चीज़ें होंगी। उसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, मगर वो आज तक लगभग 6 महीने हो गए, आज तक वो बस स्टैंड चालू नहीं हो सका। इंटरनेशनल अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है वो, आज तक वहाँ से बसें नहीं खुल रही हैं। बसें पुरानी बस स्टैंड से खुल रही, मीठापुर से खुल रही हैं। तो आखिर ऐसी हड़बड़ी क्या थी? क्यों आपने उद्घाटन करा लिया? अफसरों ने क्यों उद्घाटन कराया और मुख्यमंत्री ने क्यों उद्घाटन कर दिया जब वो वहाँ से बसें खुलने की स्थिति नहीं थी, तैयार पूरा नहीं हुआ था वो स्टैंड? तो क्या ये कहने को विवश करता है मुझे कि कहीं ये डर था सरकार को कि अगले चुनाव में सरकार आएगी कि नहीं आएगी, दूसरे का शिलालेख वहाँ लग जाए। उससे अच्छा है कि चलते चलाते अपना शिलालेख लगा लिया जाए, और उसी भय से, जैसा मैं समझ रहा हूँ, वो उद्घाटन आनंद फानंद में करा दिया गया। और अभी जो खबरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो सितंबर अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट हो पाएगा और वहाँ बसें चल पाएंगी। ये भी संभावना है। समझ लीजिए कि 1 साल, उद्घाटन होने के 1 साल के बाद वो चालू हो, और अभी तात्कालिक तौर पे 2-4 अगल बगल के जिलों के लिए बसें वहाँ से खोल दी जाएंगी, खानापुरी के लिए, कि बस दिखाने के लिए, हाँ, दिखाने के लिए कि बस वहाँ से चल रही है। तो ये इस तरह से सरकार काम कर रही है। और दूसरी बात, बिहार में शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी का बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है कि शराबबंदी हो रही है और ये हो रहा है, मगर शराबबंदी कैसे हो रही है और उसका क्या फलाफल है, ये अब छुपी हुई बात नहीं है। सरकार से लेकर के और आम आदमी तक जान रहा है कि शराबबंदी का कितना असर है और क्या नतीजा है। अभी 2 दिन पहले पटना सिटी की एक खबर है।
पटना सिटी में 6000 शराब की बोतलें पकड़ी गई बाईपास थाने के क्षेत्र में, और पकड़ा गया। वहाँ से कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, और उसमें गोदाम के मालिक में, जिस गोदाम में वो शराब की बोतलें रखी हुई थी, गोदाम के मालिक के तौर पर एक ऐसे आदमी का नाम दे दिया गया जिसके नाम से वो गोदाम है ही नहीं। यानी किसी दूसरे आदमी को जबरन पुलिस ने गोदाम का मालिक बताया, FIR किया उसके खिलाफ और उसको जेल भेज दिया। और वास्तविकता ये है कि गोदाम उसके पिता के नाम से है, तो पिता को छुट्टा छोड़ दिया। अब वो कोर्ट में जाएगा, वो केस कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि गोदाम तो उसके नाम से है ही नहीं, जिसको पुलिस गोदाम का मालिक बता रही है और जिसको जेल में रख दिया है। मतलब कि सर जिसको पुलिस ने पकड़ा उसके नाम पे गोदाम है ही नहीं है, और जिसके नाम पर है उसको नहीं पकड़ा, उसको नहीं। अब वो कोर्ट में जाएंगे तो वो तो कहेगा मेरे नाम पे गोदाम ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये खेल है, ये मतलब मिला जुला पुलिस का खेल, मिला जुला। इसी तरह से शराबबंदी हो रही है बिहार में। अभी कल ही सस्पेंड हुए कदम कुआं थाना प्रभारी जो थे पहले, और उनका वो वीडियो कोई ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो और कोई दलाल थाने का था, वो सब शराब का सेटल करने का बातचीत हो रही थी। तो वो बड़े बड़े काबिल अफसर वो माने जाते थे, उनको सस्पेंड किया गया है। तो इस तरह की घटनाएं खूब हो रही हैं, माने ऐसा नहीं है कि ये कोई इक्की दुक्की घटनाएं हैं, रोज़मर्रा की घटनाएं ये हो गई हैं। और इसी तरह से ये मामले चल रहे हैं। हालांकि एक बड़ी उपलब्धि भी है इसमें कि जो हरियाणा से पकड़ करके लाया गया, जो शराब का बड़ा सप्लायर था, जो बिहार में कहा जाता है कि शराब सप्लाई करता था ट्रक से, तो वो लाया गया। अब देखिए इसमें मिली भगत क्या है, कोरियर पकड़े जा रहे हैं जो शराब घर घर पहुंचाते हैं, मगर आज तक वो कोरियर कहाँ सप्लाई करते हैं पुलिस ने इसकी छानबीन नहीं की, कौन खरीदार है उसकी छानबीन नहीं की, क्योंकि जो पीने वाले हैं शराब, जो खरीदार हैं, वो सब बड़े रसूखदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, अधिकारी हैं, और भी लोग हैं, कारोबारी हैं, उन तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए वो सिर्फ जो कोरियर बॉय का काम कर रहे हैं या कोरियर गर्ल का काम कर रहे हैं, यानी गोदाम से लेकर के घर तक पहुँचाना शराब, उनको पकड़ के रिकॉर्ड में दिखा दिया जा रहा है कि इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए। मतलब कि जनता को चुप कराने के लिए थोड़ा बहुत दिखा दो, एक आईवास इसको कहा जा सकता है कि ये हो रहा है। तो इसी तरह से बिहार में काम चल रहा है। एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि भूमि सुधार। अच्छा, हाँ सर, भूमि सुधार मुख्यमंत्री लगातार इसकी चर्चा करते रहते हैं अपने हर ये में, और ये वाकई उनका ये अभियान काबिल तारीफ है और वो जरूर गंभीर है। उनकी गंभीरता पर कतई संदेह नहीं है, उंगली नहीं उठाई जा सकती। मगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अफसरशाही उनका साथ नहीं दे रही, नीतीश कुमार का साथ अफसर नहीं दे रहे। इस चलते वो अभियान जितनी तेज गति से चलना चाहिए था, जितना रिजल्ट आना चाहिए था, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब देखिए जितने रिक्त पद थे भूमि राजस्व विभाग में, वो लगभग भर दिए गए हैं या भरने की प्रक्रिया में हैं, और बहुत जल्दी सारी नियुक्तियां हो जाएंगी, रिक्तियां खत्म हो जाएंगी उस विभाग से। इसके बावजूद अभी जो है राज्य में 10 लाख दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं। 10 लाख और लगभग 3,500 मामले रोज आ रहे हैं। यानी जो जमीन कोई एक मालिक दूसरे नाम पे जाता है, खरीदता है, कोई दूसरा आदमी खरीदता है, तो इसका नाम काट के मालिक के रूप में खरीदार का नाम चढ़ाया जाता है। इसको दाखिल खारिज कहते हैं। तो ये लगभग 3,500 दाखिल खारिज के आवेदन रोज आते हैं भूमि सुधार राजस्व विभाग के पास, CO के पास, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो जो होना चाहिए कि दाखिल खारिज कर दिया गया, म्यूटेशन हो गया, वो नहीं हो रहा है। 2 महीने से सर मेरा भी फंसा हुआ है। बताइए। और सरकार का कहना है कि 10 से 15 दिन में इसको निपटाइए। सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि ये ऑटोमेटिक हो जाए, इसके लिए अलग से आवेदन की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे कोई किसी ने जमीन बेचा और दूसरे ने खरीदा, तो स्वतः प्रक्रिया के तहत नाम उसका अदल बदल हो जाना चाहिए। मगर वो तो दूर, जो पेंडिंग केस हैं 10 लाख पेंडिंग केस, उस पे भी कोई कार्रवाई, वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और सिर्फ पटना में 44,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जहाँ पूरी सरकार बैठती है, बड़े बड़े हाकिम बैठते हैं। वहाँ की हालत ये है कि 44,000 से अधिक दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं, और वो एक कामधेनु गाय बनी हुई है।
विभाग के नए मंत्री अभी बने हैं रामसूरत राय जी, उन्होंने एक जगह भाषण दिया और कहा कि कामधेनु गाय बनी हुई है और लोग भया दोहन करके पैसा वसूल रहे हैं और काम नहीं करते, ऐसे लोगों की खैर नहीं है। तो सर क्या मगर उनकी धमकी भी काम नहीं आई और वो बगैर पैसा लिए एक भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, एक भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। इसीलिए पेंडिंग रखा जाता है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ पेंच लगा दिए जाते हैं कि सामने वाले से अधिक पैसा खींचा जा सके। ये सबको मालूम है, ये ऐसा नहीं कि कोई गोपनीय तरीके से हो रहा है, रेट बंधा हुआ है। आप जाइए वहाँ दलाल मिल जाएंगे ब्लॉक में, अंचल में, और वो आपको बताएंगे कि इतना दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए, पैसा दीजिए तुरंत काम होगा, नहीं दीजिएगा नहीं काम होगा। और पैसा ऐसा नहीं कि सब सीओ या कर्मचारी के जेब में जाता होगा, शेयर बंटते होंगे, ऊपर तक से नीचे तक बंटता होगा, बंटवारा कहाँ कहाँ होता होगा पता नहीं। तो उसी तरह से एक और मामला है कि पटना में, हाँ, राज्य के थानों पर मैं चर्चा कर रहा था पहले। थाने में 1.5 लाख से ज़्यादा केस अभी पूरे बिहार में लंबित हैं, वर्षों से 1.5 लाख से ज़्यादा केस। सबसे ज़्यादा केस यहाँ भी जैसे दाखिल खारिज के सबसे ज़्यादा मामले पटना रेंज में पेंडिंग हैं, वैसे ही सबसे ज़्यादा FIR पटना रेंज में ही पेंडिंग है, 30,000 के लगभग। 30,000 केस प्रति माह दर्ज होते हैं, हाँ, प्रति माह दर्ज होते हैं 30,000 के। और सोचिए सर 1.5 लाख पेंडिंग है और 30,000 प्रतिदिन आ रहे हैं और आपराधिक घटनाएं बिहार में लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसमें यह है कि जैसे FIR हुआ या अपराधी पकड़ा गया और अगर 90 दिन के अंदर पुलिस ने एक चार्जशीट नहीं दाखिल किया कोर्ट में, यानी अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर दी केस के संबंध में, तो कोर्ट से वो अपराधी छूट जाता है जमानत पर। तो ये जो वर्षों से मामले लंबित हैं, यानी 3 महीने के अंदर चार्जशीट इसमें नहीं हुए तो सारे अपराधी बाहर। तो जेल में कौन? जेल में वही जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब है, जो वकीलों की फीस नहीं दे सकता, पुलिस को खुश नहीं कर सकता, वो जेल में बंद है। जो प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले, वो सब बाहर आ जा रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, फिर जाते हैं जेल और फिर बेल पाके बाहर आ जा रहे हैं। सर इसमें भी कोई बड़ा गेम हो सकता है? बहुत बड़ा गेम है ये। पुलिस अपराधी की साठगांठ और अफसरों की साठगांठ का परिणाम है कि इतने बड़े केस संख्या में केस पेंडिंग किए जा रहे हैं और समय पर चार्जशीट नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी चलते राज्य में अपराध बढ़ा हुआ है। अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। जो कोर्ट से दंड दिया जा रहा है अपराधियों को, वो दर बहुत कम है, क्योंकि वो छूट जा रहे हैं, चार्जशीट समय पर नहीं हो रहा है, जांच ही नहीं पुलिस कर रही है। क्यों नहीं चार्जशीट सर, क्यों नहीं दायर कर रही हो? पैसे के लिए जानबूझ के नहीं किया जा रहा है कि वो छूट जाएगा 90 दिन तक, यानी 3 महीने तक चार्जशीट नहीं किए तो वो छूट जाएगा बाहर, फिर उसके बाद चार्जशीट करेंगे। मतलब कि जो अपराधी होगा उससे पैसा ले लेते होंगे, हाँ, है ना, और चार्जशीट नहीं करते होंगे। ये खुलेआम प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। आप किसी भी थाने में जा करके पता कर सकते हैं, वकीलों से पूछ सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सब मामले हैं जिसके चलते बिहार में मुख्यमंत्री के चाहने के बाद भी जनता का भला तो नहीं हो पा रहा है। लोग पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा बगैर पैसे के। और इसी तरह एक और मामला है, सुशासन का नया उदाहरण है। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं, नियोजित शिक्षक, जिनका कोई प्रमाण पत्र विभाग के पास नहीं है। और हाई कोर्ट तक कह चुका, बार बार कोर्ट कह रहा है, सरकार कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि भाई आप अपना प्रमाण पत्र जमा कर दीजिए और नहीं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके बावजूद तो सवाल ये नहीं है कि प्रमाण पत्र जमा कर दीजिए, और वो जमा कर रहे हैं, बहुत लोगों ने जमा किया भी। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो ये कैसे नियुक्त हो गए, किसने इन्हें नियुक्त किया बगैर प्रमाण पत्र के, ये बड़ा सवाल है। इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और बिना प्रमाण पत्र के जिसने नियुक्ति की उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो ये दिखलाते हैं कि बिहार कैसे मकड़ जाल में फंसा हुआ है, कैसे नौकरशाही के जाल में फंसा हुआ है, और किस तरह से भ्रष्टाचार सर पर चढ़कर बोल रहा है, नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का, कि बगैर सर्टिफिकेट के साहब बहाली हो जा रही शिक्षकों की, और वो शिक्षक शिक्षा देंगे, बच्चों का भविष्य संवारेंगे। क्या हो रहा है इस प्रदेश में, ये तो मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए।
सर क्यों एक ऐसा और हो इस रहा पर है? एक और सवाल ये है कि ये कहा गया है कि 50% लोगों ने, शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाल दिया है, 50% ने नहीं डाला है। हाईकोर्ट का आदेश है कि अब आपको डालना ही है, तो उनकी सेवा समाप्त, जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं, विभाग कह रहा है, हाँ, या फिर इसमें भी कोई बड़ा गेम होगा पैसे वाला? अभी तक तो मानता ये कि निर्धारित समय के अंदर नहीं देंगे सर्टिफिकेट, ऑनलाइन नहीं उसमें लोड करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त होगी। मगर देखिए क्या होता है, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, अब कोर्ट क्या इस पर फैसला करता है ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर अब सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि क्या होगा इसमें। एक और मामला शिक्षा विभाग का ही है। अभी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हम लोग बता रहे थे, चर्चा करते थे। शिक्षा विभाग में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ यूनिवर्सिटी शिक्षकों के वेतन पर भी। तो उसमें वेतन बढ़ा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों का वेतन बढ़ा, उस पर 383 करोड़ अतिरिक्त खर्च हुए। ये खर्च अतिरिक्त जो हुआ, पहले से जो ज़्यादा राशि खर्च की गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। मगर इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो शिक्षा विभाग ने भारत सरकार को नहीं भेजा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नहीं भेजा, जिसके चलते 383 करोड़ रुपए की राशि से प्रदेश को वंचित हो जाना पड़ा। अब ये राशि राज्य सरकार के मत्थे रहेगी, राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी आर्थिक क्षति हुई अधिकारियों की लापरवाही से। मगर वैसे अब अपराध अधिकारियों से कौन पूछेगा, कौन उनसे जवाब तलब करेगा, कौन उन्हें दंडित करेगा? कुछ नहीं होगा। वैसे ही बात आई। मतलब कि सर ये पैसे उनको दे दिए गए हैं, 7वें वेतन के बाद दे दिए गए हैं। हाँ, है ना, कोई वंचित नहीं है उससे। हाँ। बस ये हुआ है कि अफसरों के लापरवाही के कारण प्रदेश को 383 करोड़ रुपए नहीं मिले केंद्र से। अब प्रदेश इसकी भरपाई, ये राशि केंद्र को देनी थी। हाँ। मगर अब ये राज्य को देनी पड़ेगी। ये 16 से 19 तक का मामला है। 16 से 19 तक ये देना था। हाँ। मार्च 16 से लेकर के 16 जनवरी से 19 मार्च तक हाँ। ब्यौरा देना था उनको। हाँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं, जनवरी 16 से मार्च 19 तक का हिसाब भेजना था। जनवरी 16 2016 से मार्च 2019 तक का ब्यौरा देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। शिक्षा विभाग ने केंद्र को नहीं दिया, भारत सरकार को नहीं दिया, जिसके चलते इतनी रकम से प्रदेश को हाथ धोना पड़ा है। सोचिए सर, अफसरों की लापरवाही का भुगतान प्रदेश कर रहा है। 383 करोड़ रुपए से प्रदेश वंचित रह गया। और इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग या सरकार? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये पिछली सरकार कोई और थी, अभी की सरकार कोई और है, कंटिन्यूएशन में है ये सरकार। तो इसलिए ये सरकार की आपराधिक लापरवाही कही जाएगी। अब स्वास्थ्य विभाग का देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा डंका पीटा जा रहा है कि बहुत काम हुआ, मगर देखिए कैसे विभाग काम करता है। पटना में ये स्टेटमेंट सिविल सर्जन का है, पटना के सिविल सर्जन का ये बयान है कि 5000 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल और 4000 से ज़्यादा पैथोलॉजी सेंटर चलते हैं प्राइवेट। इनको रजिस्ट्रेशन कराना है, मगर रजिस्ट्रेशन कितने का है? तो मात्र 501 प्राइवेट अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन है और 155 पैथोलॉजी सेंटर का रजिस्ट्रेशन है। मतलब सर 5000 में से महज 500 यानी 10% इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है। सर रजिस्ट्रेशन नहीं होने से नुकसान किसका है? नुकसान ये है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज वो कोई भी गलत रिपोर्ट दे देंगे, भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा उनका कुछ। उनसे रजिस्ट्रेशन से जो राजस्व आना था टैक्स प्रदेश को, वो नहीं मिलेगा। जो मापदंड उनको फॉलो करना है वो मापदंड फॉलो नहीं करते। और ये चलाए कैसे जा रहे हैं सर बिना रजिस्ट्रेशन के? कैसे चल रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये चल कैसे रहे हैं। और एक दो नहीं, 5000, जिसमें से सिर्फ 500 का रजिस्ट्रेशन है और 4500 प्राइवेट हॉस्पिटल अवैध तरीके से राजधानी पटना में चल रहे हैं, सुशासन की राजधानी में चल रहे हैं, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन हॉस्पिटलों का अगर चार्ज देखा जाए तो बहुत लूट है। रोज आप सुनते हैं अखबारों में, मीडिया में खबरें आती हैं कि फलां हॉस्पिटल में मारपीट हुई, फलां हॉस्पिटल में मारपीट हुई, पैसे को लेकर के हुई, तो कहीं 100 रोक लिया। तो ये सब इस तरह का नंगा नाच सुशासन, इस सुशासन में ही संभव है। और वही हाल पैथोलॉजी सेंटर का भी है। आपको दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ, दुख की बात भी है कि यहाँ के जो भी रिपोर्ट जाते हैं पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, वो
प्रदेश के बाहर अमान्य कर दिए जाते हैं कि वहाँ के रिपोर्ट पर भरोसा वो नहीं मतलब करते। बिहार के पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर बिहार के बाहर के डॉक्टरों को भरोसा नहीं है, इसलिए वो फिर से जांच करवाते हैं। तो डबल पैसा और जांच करवाते हैं, पैसा तो खर्च हुआ ही और जांच में वो रिपोर्ट भी बदल जाती है। ये माने ऐसे ही कही हुई बात नहीं है। रिपोर्ट यहाँ कुछ और आती है और बाहर जब जाके जांच कराई जाती है तो वो रिपोर्ट कुछ और आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा खेल चल रहा है, कैसे जनता को, गरीब जनता को लूटा जा रहा है। इसी प्रकार एक और मामला है कि सरकारी सेवाओं में 4-4.5 लाख पद जो हैं सो रिक्त पड़े हुए हैं। तो काम उससे प्रभावित होगा ही। एक आदमी को जो काम करता है उस पर 4 आदमी का बोझ लाद दीजिएगा तो काम की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। वो हो रहा है, दिख रहा है। अब सर ये 4 लाख जो सरकारी पद रिक्त हुए हैं, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। उस समय इन डाटा का जिक्र उन्होंने किया था। नीतीश कुमार ने खूब हमला उन पर किया था कि आप नौकरी दे ही नहीं सकते इतने लोगों की। अगर ये सर 4 लाख रिक्त पद पड़े हैं तो नौकरी कैसे नहीं दी जा सकती है? यही तो है सब खेल कि आप नहीं चाहते कि जनता को सुशासन का फायदा मिले, जनता का काम आसानी से हो, बगैर रिश्वत दिए उसका काम हो, जनता परेशान न हो। मगर ये सरकार अगर चाहे तो ऐसा कौन रोक सकता है सरकार को? सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो उसके सामने कोई बाधा बन के खड़ा नहीं हो सकता। मगर कमज़ोर सरकार हो तो एक अदना आदमी भी उसके सामने बड़ी बाधा खड़ी कर सकता है। तो सर अभी के नए सरकार में, जो नई सरकार 2020 चुनाव के बाद बनी है, इसमें नीतीश कुमार के ऊपर क्या कमजोरी है? कमजोरी ये आज की कमजोरी नहीं है, ये तो सब पहले से चला आ रहा मामला है। और ये लगातार मीडिया में खबरें आ रही, कोई मेरा ये अनुसंधान किया हुआ मामला नहीं है। ये मीडिया में खबरें आ रही, सार्वजनिक है, मगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है, इस पर कार्रवाई नहीं करती। अगर 5 देखिए अपराध पर काबू पाना हो या सरकारी अफसरों की लापरवाही पर काबू पाना, उसका बहुत सरल फार्मूला है। टॉप 5 लापरवाह अफसरों को सस्पेंड कीजिए, टॉप 5 अपराधियों को एनकाउंटर कर दीजिए और देखिए कैसे सब कुछ चीज़ें काबू में आती हैं। अपराधी एनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, तो पुलिस वाले वहाँ क्यों नहीं फायरिंग करते? जब अपराधी पुलिस वालों को मार के और थाने से बम पटाखा चला करके भाग जा रहे हैं तो पुलिस को किसने बांध रखा है? बड़े अपराधियों पर क्यों नहीं जो कठोर कानून हैं वो लगाए जाते हैं कि वो जेल में ही रहें? तो जेल भी ऐसगाह बन गया है। जेल चर्चा छूट ही रही थी, जेल से मोबाइल पर गैंग ऑपरेट किया जा रहा है। जेल तो सबसे सुरक्षित पनाहगार अपराधियों के लिए ये तो सर पूरा का पूरा सिस्टम सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। पूरा मामला गड़बड़ है। जेल में बैठा अपराधी फोन ऑपरेट करता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जेल में बात होती है बार बार कि जैमर लगेगा, मगर पता नहीं किन अज्ञात कारणों से, किस दबाव से, किस भय से जैमर नहीं लग रहा है और जेल से समानांतर सरकार चलाई जा रही है। ये तो सर हो गई नीतीश कुमार के सुशासन की रिपोर्ट। सर एक और सवाल सर, ये है जनता दरबार से जुड़ा हुआ। लंबे समय से नीतीश कुमार ने जनता दरबार बंद रखा है, शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, कैसे सर देख रहे हैं इसको? नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है ये कि जनता दरबार से ये था कि कम्युनिकेशन होता रहता था, जनता से सूचनाएं मिलती थी तो फीडबैक उनका होता था, उसके आधार पर वो नीतियां भी बनाते थे, कार्रवाई भी करते थे। ये एक पक्ष है, जरूर फीडबैक जरूर मिलता था जनता से कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मगर जनता को इसका फायदा नहीं होता था। नीतीश कुमार को तो फायदा हो रहा है कि फीडबैक मिल रहा है कि फील्ड में क्या काम हो रहा है, मगर जो जनता उम्मीद लेकर के आती थी जनता दरबार में कि चलते हैं मुख्यमंत्री जी से फरियाद करेंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा, वो फायदा जनता को नहीं मिल पाया। पिछले जनता दरबार में लंबे समय तक चला जनता दरबार और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ वो। एक तो कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था कि कितने कंप्लेन आए, उस पर क्या कार्रवाई हुई। कंप्लेन आई ये तो है रिकॉर्ड की, इतना कंप्लेन आया, मगर कार्रवाई कितने पर हुई ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। कई बार तो ये देखा गया जो मुख्यमंत्री बाहर जाते थे दौरे में, वहाँ लोग शिकायत देते थे तो शिकायतें वहीं कहीं अगल बगल खेत में फेंके हुए मिले, बोरे के बोरे शिकायत फेंके हुए मिले। और दूसरे ये कि मुख्यमंत्री के पास नली और गली की सूचना शिकायत आए, थानेदार FIR नहीं कर रहा है, पैसा मांग रहा है, और डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, और
सीओ पैसा मांग रहा है, कर्मचारी पैसा मांग रहा है। ये शिकायत अगर मुख्यमंत्री के लिए आए तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। सरकार का पूरा तंत्र बना हुआ है, मुख्यमंत्री इसके लिए नहीं बैठा हुआ है कि वो सीओ को पकड़े और थानेदार को टाइट करे। नीचे का तंत्र फेल हो गया है। इसका मतलब मुख्यमंत्री के पास तक ऐसी शिकायतें आ रही हैं, इसका मतलब कि आपका पूरा तंत्र फेल हो गया है, फ्लॉप जिसको कहते हैं। पूरा तंत्र फ्लॉप है, क्योंकि नीचे से लेकर के पंचायत से लेकर के और सचिवालय तक पूरा तंत्र एक बना हुआ है, नेटवर्क है, चेन है अफसरशाही का। तो वो अफसरशाही काम नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए कर्मचारी दाखिल खारिज के लिए पैसे मांग रहा है, उसके ऊपर सीओ है, इंस्पेक्टर है, वो भी काम नहीं कर रहे। जिले में डीएम हैं, एडीएम हैं, एसडीओ हैं, वो भी काम नहीं कर रहे, वो भी शिकायत नहीं सुन रहे। तब तो वो आदमी को थक हार के आना पड़ा मुख्यमंत्री के पास। उसी तरह अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, थाना एफआईआर नहीं ले रहा है, तो वहाँ थानेदार के ऊपर अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, फिर जिले में एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, यहाँ डीजीपी बैठते हैं पटना में, और तब मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम चेन वो फेल क्रॉस करके आया है, यानी ये तमाम चेन फेल है, काम नहीं कहीं हो रहा है आपका। तो पूरा तंत्र फेल है। ये दर्शाता है, ये शर्म की बात है किसी भी प्रदेश के लिए कि मुख्यमंत्री के पास ये शिकायत आए कि थानेदार आपका पैसा मांग रहा है, एफआईआर नहीं ले रहा है पैसे के बिना, और कर्मचारी बगैर पैसे लिए दाखिल खारिज नहीं कर रहा है। तो इससे बड़े शर्म की बात क्या है? और उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जनता का दरबार हम करेंगे, जनता की शिकायतें सुनेंगे। जनता की शिकायतें ज़रूर सुनिए, मगर कार्रवाई कीजिए कि क्यों उसको आना पड़ा 400 किलोमीटर चल करके, और मुख्यमंत्री के दरबार में क्यों आना पड़ा मुख्यमंत्री के सामने। सबसे पहले तो जिसके खिलाफ शिकायत है और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, या वो बताता है कि हमने यहाँ कंप्लेन किया, कार्रवाई नहीं, उन सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तब प्रशासन चुस्त होगा और जनता का काम होगा। बिहार में सरकार के दावा सुशासन, विपक्ष का दावा जंगल राज। आप दोनों में से सर किसको सही मानते हैं? जंगल राज की ओर बढ़ रहा है प्रदेश। ये जंगल राज अभी है नहीं, मगर जंगल राज अगर यही स्थिति रही और इस पर सरकार ने काबू नहीं पाया तो जंगल राज से भी भीषण स्थिति पैदा होगी। हाईकोर्ट ने कहा था किसी समय कि बिहार में जंगल राज है चारा घोटाले के मामले की सुनवाई के दौरान, मगर फिर बाद में ये भी कहा कि जंगल राज के भी कुछ कानून होते हैं जो यहाँ नहीं है। यानी जंगल राज से भी बदतर स्थिति थी बिहार में, एक दौर वो देखा है, और उसी दौर को भुना करके ये सरकार सत्ता में आई है और अभी भी उसी का नाम लेती रही है। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल के बाद भी आपको उस जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है, मगर आप खुद कितने सुधार कर पाए उसमें, जनता को कितना राहत दिला पा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और उसमें मुझे लगता है कि सरकार चूक रही है, सरकार फेल हो रही है। और सरकार के सामने अभी नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री तो वही है मगर कई नए मंत्री आए हैं, 2 डिप्टी सीएम आए हैं। इन सबों के समक्ष बड़ी चुनौती है कि आप इतिहास में अपना नाम किस रूप में दर्ज कराना चाहते हैं, एक नाकाम शासक के रूप में या एक कामयाब जननेता के रूप में। फैसला आपको करना है, आप कितना काम करना चाहते हैं, जनता के लिए क्या देकर जाना चाहते हैं, किस रूप में लोग आपको याद रखें, ये आपको करना है। तो ये थी बिहार के सुशासन की पूरी रिपोर्ट जो कि हमारे सर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर ने आपके सामने रख दिया। बिहार के हालात को बेहतर तरीके से समझा दिया कि किस प्रकार से बिहार में शराबबंदी के नाम पर पुलिस और जो शराब माफिया है उनके बीच खेल चल रही है। 4 लाख जो पद है सरकारी वो खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा 5000 जो अस्पताल हैं प्रदेश पटना में केवल, उसमें से महज 500 रजिस्टर्ड है। इसके अलावा राज्य में 1.5 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है। प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। 10 लाख दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये सारे सुशासन का जो रिपोर्ट है उसे आपको बता रहे हैं। विपक्ष जंगल राज की बात कर रहा है, लेकिन हमने जो रिपोर्ट रखी उसके आधार पर आप समझ रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा कि जंगल राज की स्थिति नहीं है, लेकिन वो आने में ज़्यादा दिन अब लगेगा नहीं, क्योंकि जब पूरा का पूरा आपका सिस्टम ही फेल हो चुका है तो फिर कुछ बचा नहीं है। अगर पंचायत स्तर से लेकर डीजीपी तक आपकी कोई गुहार नहीं सुन रहा है और आपका काम नहीं हो रहा है तो इससे बदतर स्थिति किसी प्रदेश में आ नहीं सकती।
फिलहाल के आज के हमारे विश्लेषण में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।